और अब एक और नई तबाही हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई है। उसने मुझे नई जगह रीलोकेट होने का सजेशन दिया, पर मैंने उसे काम करते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इन सब से निपटने का एक सॉलिड मास्टर प्लान ऑलरेडी रेडी था। हम सब वापस अपने बेस पर आए। मैंने ज़मीन पर एक क्लियर ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया और सबको समझाया कि हम एक केयरफुली डिजाइंड इजीली डिफेंसिबल और हार्ड टू अटैक वुडन डिफेंसिव वॉल बनाएंगे और उसके साथ में एक ऊंचा वॉच टावर भी खड़ा करेंगे ताकि हम दुश्मन को दूर से ही स्पॉट कर सकें। मैंने पूरी ट्राइब को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे, सबको इस मैसिव प्रोजेक्ट में लगा दिया। कुछ दिन तक सबने बिना थके मिलकर दिन रात मेहनत की। चीफ यू ने मुझ पर पूरा भरोसा दिखाया और हमारी ट्राइब प्रैक्टिकली एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस में बदल गई। इस इंटेंस प्रिपरेशन के दौरान मेरी आर्चरी मास्टरी लेवल 3 पर अपग्रेड हो गई थी। अब मेरी आर्चरी स्किल्स इतनी डेडली और एक्यूरेट हो चुकी थी कि मैं इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में किसी को भी इजीली डोमिनेट कर सकता था। चीफ यू मेरे पास चलकर आई। वो मेरे स्किल्स और लीडरशिप को देखकर काफी इंप्रेस थी। उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि शुरू में वो इस प्लान पर थोड़ा डाउट में थी, पर मेरी फ्लॉलेस आर्चरी देखने के बाद उसकी सारी टेंशन हवा में उड़ चुकी थी। तभी अचानक हमने एक हेवी थडिंग आवाज सुनी जो जमीन को हिला रही थी। सामने से एक मैसिव और टेरिफाइंग प्रिमिटिव बीस्ट, जिसे उन्होंने जिया लॉन्ग हॉर्न सिरोटॉप्सियन डायनासोर कहा, वहां आ गया था। ये बीस्ट अग्रेसिवली हमारी तरफ बढ़ रहा था। चीफ यू उस जायंट बीस्ट को देखकर घबरा गई और चिल्लाकर बोली कि ये बीस्ट बहुत खतरनाक है और इसके ऊपर की इतनी थिक आर्मर लाइक स्किन पर हमारे स्टोन स्पीयर्स का कोई असर नहीं होगा। उसने वॉर्न किया कि मेरी एरोज भी इस पर परफेक्टली यूजलेस होंगी, पर मेरी बाज जैसी नजरों ने उस बीस्ट को प्रॉपर्ली स्कैन कर लिया था। दुनिया में ऐसी कोई भी पावरफुल चीज नहीं थी जिसका कोई क्रिटिकल वीक पॉइंट ना हो। इस बीस्ट की बॉडी पर हर जगह हैवी आर्मर था, सिवाय इसकी बड़ी बड़ी आंखों के। चीफ यू अभी भी चिल्ला रही थी कि वहां इतनी छोटी जगह एम करना नामुमकिन है, पर मैं तो आर्चरी लेवल 3 का मास्टर था। मैंने पीसफुली अपनी बो को उठाया, स्ट्रिंग को अपनी फुल पावर से पुल किया और एक एरो स्ट्रेट हवा को चीरते हुए उस बीस्ट की आंख के अंदर डाल दिया। बीस्ट दर्द से बुरी तरह चिल्लाता हुआ वहीं बर्फ पर गिरकर मर गया। दूर पेड़ों के पीछे से येलैंग ट्राइब के कुछ स्काउट्स छुपकर ये सब देख रहे थे। उनका लीडर कंप्लीटली हैरान था कि ऐसा जायंट आर्मर प्लेटेड बीस्ट किसी ने अकेले सिर्फ एक एरो से कैसे मार दिया। उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि ये जगह तो कूलू की टेरिटरी थी, पर मैं उनके लिए बिल्कुल अनजान था। फिर उनकी तीखी नजर चीफ यू पर पड़ी। उन्होंने तुरंत डिडक्शन लगाया कि कूलू जरूर इस नई फैक्शन द्वारा मारा गया है। ये रैन लीडर की आंखों में हवस और एक्सट्रीम गुस्सा दोनों साफ थे। उसने डिसाइड किया कि वो हमारी इस छोटी सी ट्राइब को पूरी तरह क्रश कर देगा, कूलू का बदला लेगा और चीफ यू को अपने लिए जबरदस्ती उठा लेगा। उन्होंने वहां से चुपके से निकलकर अपनी बड़ी आर्मी को प्लान करके लाने का डिसाइड किया। वापस बेस पर मू होंग खुशी से जोर जोर से उछल रहा था। उसने फाइनली काफी कोशिशों के बाद पहला परफेक्ट क्ले पॉट बना लिया था। मैं बहुत खुश था कि मेरी बताई हुई टेक्निक और उनकी मेहनत रंग लाई। मैंने उन्हें अपना डिफेंस स्ट्रेटजी बताया कि जब भी दुश्मन अटैक करेंगे तो हमें बस अपने स्ट्रॉन्ग वुडन डोर्स अंदर से फर्मली लॉक करने होंगे। ये वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जायंट बीस्ट तो दूर, दूसरी ट्राइब के सबसे ताकतवर प्रिमिटिव वॉरियर्स भी इसको किसी हालत में नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने लोगों से उस मरे हुए सेराटोटॉप्सियन बीस्ट का मैसिव बॉडी अंदर लाने को कहा। चीफ यू पूरी तरह कंफ्यूज थी जब मैंने उनसे उस बीस्ट का थिक आर्मर्ड स्किन निकालने को कहा। मैंने उस स्किन को हमारे नॉर्मल फर वाले कपड़ों के साथ स्टिच करने का ब्रिलियंट आइडिया लगाया। मैं एक्चुअली उस प्रिमिटिव वर्ल्ड में पहली बार ट्रू कॉम्बैट आर्मर क्राफ्ट कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब हम रिलैक्स कर रहे थे, अचानक हमारी दीवारों पर एक जोरदार धक्का लगा। मैंने सबको अलर्ट किया और तेजी से वॉच टावर पर भागा। बाहर देखा तो एक ह्यूज रेड आइड ब्लैक बेयर हमारी वॉल को एग्रेसिवली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। चीफ यू को समझ नहीं आया कि एक बेयर बिना किसी प्रोवोक किए अचानक इस तरह अटैक क्यों कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं, पर इसे तुरंत रोकना होगा। तभी हमने देखा कि और भी मैसिव बेयर्स वहां आ गए थे और वॉल पर अटैक करने लगे। ये सिचुएशन अचानक से काफी सस्पिशियस हो गई थी। असल में येलैंड ट्राइब का लीडर दूर से देखकर हंस रहा था कि उसका मास्टर प्लान ब्रिलियंटली काम कर गया। उसने एक्चुअली ब्लैक बेयर्स को केयरफुली हमारी तरफ डाइवर्ट किया था ताकि वो हमारी ट्राइब को तबाह कर दे और उसके बाद वो आराम से बची खुची लाशों पर आकर लूट सकें। पर मैं उन सबसे बहुत ज्यादा स्मार्ट था। मैंने अपनी आर्चर टीम को एरोज फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते हमने वॉल के ऊपर से उन सभी बेयर्स को स्मूथली मार गिराया। मैंने वॉल से नीचे जाकर उन बेयर्स की बॉडी चेक की तो मुझे वहां ग्राउंड पर फ्रेंजी बेरीज गिरी हुई मिली। मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया कि बेयर्स क्रेजी क्यों थे। उन बेयर्स ने ये बेरीज खाई थीं। चीफ यू ने मुझे फिर से प्रॉफिट कहा क्योंकि मुझे इस प्रिमिटिव दुनिया की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की इतनी डीप नॉलेज थी। मैंने उसको सच्चाई बताई कि ये बेरीज एक्चुअली बहुत ऊंचे पेड़ों पर उगती हैं। बेयर्स उन्हें खुद जंप करके नहीं तोड़ सकते। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी इंसान ने क्लेवरली ये बेयर्स पर यूज किया था ताकि वो ब्लाइंडली हम पर अटैक करें। ये कंप्लीटली येलैंग ट्राइब की मूवमेंट थी।
नहीं तोड़ सकते। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी इंसान ने क्लेवरली ये बेयर्स पर यूज किया था ताकि वो ब्लाइंडली हम पर अटैक करें। ये कंप्लीटली ये लैंग ट्राइब की मूवमेंट थी। ये लैंग लीडर दूर से पेड़ों के पीछे शॉक में था कि उसकी बेयर आर्मी हमारी सॉलिड वॉल के आगे मिजरेबली फेल हो गई। बेयर्स के मरने के बाद उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अपनी आर्मी को डायरेक्ट अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। हमारी वॉल्स एनिमल से तो बचा सकती थी, पर जब उनकी प्रिमिटिव आर्मी ने हम पर फ्लेमिंग एरोज और हैवी भाले फेंकने शुरू किए तो सिचुएशन बहुत टेंस हो गई। लड़ाई के इंटेंस केओस के दौरान एक भाला हवा में उड़ता हुआ आया और चीफ यू के पेट में लग गया। वो दर्द से चीखती हुई खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। मैं अपना बो छोड़कर तुरंत उसके पास भागा। उसने रोते हुए मुझे पकड़ते हुए कहा कि बॉस मुझे अभी छोड़ दो, ये इतनी फेटल चोट है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि उसके बाद अब इस ट्राइब का इकलौता लीडर मैं ही हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मरते मरते एक बहुत इमोशनल कन्फेशन किया कि इस प्रिमिटिव एरा में हर औरत का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सपना होता है, एक सबसे ताकतवर और स्मार्ट आदमी से शादी करना। और अगर वो आज जिंदा बचती तो उसकी आखिरी विश थी मुझसे शादी करने की, पर अब वो मरने वाली थी। मैंने उसकी बातों को सुनकर एक स्लाइट ग्रिन दी और स्मूथली बोला, किसने कहा कि तुम मरने वाली हो? मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ट्रिगर किया और न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग स्किल एक्टिवेट की। मेरे हाथों से एक वार्म ग्रीन लाइट निकली और चीफ यू के फेटल वुंड पर पड़ने लगी। देखते ही देखते मैजिक की तरह उसकी फेटल ब्लीडिंग टोटली रुक गई और वुंड सील होने लगा। वो शॉक में थी कि ये कैसा डिवाइन चमत्कार था। उसने मुझे लिटरली एक आसमानी भगवान मान लिया था। मैंने उसे प्यार से डांटते हुए कहा कि चुपचाप लेटी रहो। मेरा लेवल 1 हीलिंग स्किल अभी इस डीप वुंड को पूरा ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे अभी इसको ठीक से बैंडेज करना होगा। मैं उसके काफी पास झुका और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला कि वैसे तुमने जो अभी शादी वाला कन्फेस किया था वो सच में सीरियस था क्या? तभी मू होंग चिल्लाता हुआ मेरे पास आया कि बॉस, बाहर सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। ये लैंग ट्राइब का वो लीडर जिसका चेहरा स्कार से भरा था, स्कार फेस, बहुत ताकतवर और ब्रूटल था। मू होंग और शुई क्यू दोनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे और वो हमारी लाइंस ब्रेक कर रहा था। चीफ यू को प्रॉपरली रेस्ट करने बोलकर मैं तुरंत वॉच टावर से नीचे गया। मैंने दुश्मनों के सामने बाहर निकलकर डायरेक्टली उन्हें फेस करने का डिसाइड किया। शुई क्यू नीचे जमीन पर खून में गिरा हुआ था। उसने मुझसे वॉर्न किया कि बॉस, ये स्कारफेस बहुत डेंजरस है, आप अकेले मत जाना। स्कारफेस ने मेरी तरफ देखकर जोरदार मजाक उड़ाया कि अब मैं उनके टॉप फाइटर को मार चुका हूं तो तुमने अपने इस डेलिकेट और वीक लुकिंग बॉस को भेज दिया। उसने प्राउडली डिक्लेयर किया कि मैं उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। उसने कहा कि मुझ जैसे निठल्ले और निहत्थे को मारने के लिए उसको अपने आयरन वेपन की भी जरूरत नहीं है। उसने अपना भाला जमीन पर फेंक दिया और अपने बेयर हैंड से मेरी तरफ चार्ज किया। उसने अपने पूरी ब्रूटल पावर से एक क्रशिंग पंच मेरे चेस्ट पर मारा, पर वो बेवकूफ नहीं जानता था कि मैंने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था। जैसे ही उसका थंडरिंग पंच मेरे चेस्ट पर लगा, एक लाउड मेटल लाइक क्लैशिंग आवाज आई और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसने पीछे हटकर डरते हुए पूछा कि ये हार्ड चीज क्या है। मैंने अपना फर कोट थोड़ा ओपन किया और उसके नीचे उस हॉर्न सेराटॉप्सियन की अनपियर्सिबल स्ट्रॉन्ग स्किन से बना आर्मर धूप में चमक रहा था। मैंने उससे कॉन्फिडेंटली बताया कि ये है विजडम, जो मेरे और तुम्हारे बीच का सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस है, और इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत डेडली मार्शल आर्ट्स भी जानता हूँ। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और उस पर एक ही लाइटनिंग फास्ट प्रिसाइज स्ट्राइक करके उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारी आर्म्ड पार्टी निकल पड़ी येलांग ट्राइब को पूरी तरह से वाइप आउट करने। रास्ते में हमें बर्फ में पड़ी हुई एक मैसिव और टेरिफाइंग सेबर टूथ टाइगर मिली। वो बुरी तरह से घायल थी और उसके बॉडी में ढेर सारे स्पीयर्स लगे हुए थे। सिस्टम ने स्कैन करके शो किया कि इसकी कंडीशन हैवी वुंड है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये टेमेबल है। मेरे साथी उस जायंट टाइगर को देखकर डर गए कि बॉस, ये एक वाइल्ड एपेक्स बीस्ट है और इंसानों से इंटेंसली नफरत करता है, क्योंकि इसी येलांग ट्राइब के हंटर्स ने इसको हंट करने की कोशिश की थी। मूहोंग ने कहा कि वाइल्ड बीस्ट्स कभी इंसान की फीलिंग और मर्सी नहीं समझते, पर मैंने कहा कि मैं इस बीस्ट को अपने सिस्टम से हील करूंगा और ट्रस्ट जीतूंगा। मैंने अपने हाथ आगे किए और उस पर अपनी हीलिंग स्किल यूज की। हीलिंग कंप्लीटली यूज करते ही मेरा स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया और वो जायंट टाइगर कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह हील हो गया। सब फियर और शॉक में थे। तभी शाओबाई
भागकर आगे आया और अपनी वुल्फ लैंग्वेज में उस टाइगर से सॉफ्टली कम्युनिकेट करने लगा। उसने इफेक्टिवली उसे बता दिया कि मैंने उसकी जान बचाई है और मैं एक वर्दी मास्टर हूँ। वो फियर्स सेबरटूथ टाइगर धीरे से मेरे सामने बो डाउन हो गया। मैंने एक जायंट प्री हिस्टोरिक सेबरटूथ टाइगर को सक्सेसफुली अपना कॉम्बैट राइड बना लिया था। मैंने मूहोंग और शिएक्यू को ऑर्डर दिया कि तुम लोग आगे जाओ और येलांग ट्राइब वालों को स्मूथली सरेंडर करने का आखिरी अल्टीमेटम दो। अगर वो बात ना माने तो जब मैं आऊंगा तब किसी पर कोई रहम नहीं करूंगा। उन दोनों ने जाकर ट्राइब के सामने सरेंडर प्रपोजल रखा, पर वो एरोगेंट प्रिमिटिव वॉरियर्स थे। वो ऐसे बिना लड़े हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने चिल्लाकर रिफ्यूज कर दिया कि उनका ट्राइब सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ को पूछता है और हमें उन्हें कॉम्बैट में हराकर दिखाना पड़ेगा, वरना वो नहीं झुकेंगे। तभी मैं अपने नए सेबरटूथ टाइगर को राइड करता हुआ प्योर अल्टीमेट स्वैग और डोमिनेंट ऑरा के साथ उनके कैंप में एंटर हुआ। एक जायंट प्री हिस्टोरिक एपेक्स बीस्ट को एक इंसान के इशारे पर नचाते हुए देखकर उन सब की आंखें डर के मारे बाहर आ गईं। एक सेकंड पहले जो वॉरियर सरेंडर ना करने की बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे, वो मेरी ये सुप्रीम पावर देखकर तुरंत मेरे आगे घुटनों पर गिर गए। उन्होंने बिना किसी कंडीशन के अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली और मेरी टीम में लॉयल होकर शामिल हो गए। वापस बेस आने पर सब लोग बहुत जश्न मना रहे थे। क्ले पॉट्स आग पर रखे थे जिनमें गर्म पानी उबल रहा था और फ्रेशली रोस्टेड मीट पर नया लाया हुआ सॉल्ट लगा हुआ था। खाने का टेस्ट अब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। चीफ यू ने मुझे देखकर एक वार्म स्माइल की और बोली कि बॉस, आपकी लीडरशिप की वजह से हमने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो मिरेकल हो गया। हमारी ट्राइब इतनी बड़ी हो चुकी है और ऐसा लग्जेरियस सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल जी रही है, ये सब आपकी मेहरबानी है। मैंने एक कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड लुक के साथ कहा कि ये तो बस हमारी शुरुआत है। तभी अचानक मेरे सामने एक ग्लोइंग गोल्डन इंटरफेस फ्लैश हुआ। सिस्टम ने बताया कि मेरी ट्राइब एक सिग्निफिकेंटली लार्ज स्केल पर एक्सपैंड हो चुकी है। इस मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट पर मुझे एक गॉड टियर यूनिक डिवाइन पावर रेल्म ऑफ द लीडर लेवल 1 मिली है। इस पावर का इफेक्ट ये था कि मेरी ट्राइब की टेरिटरी के अंदर मौजूद हर एक लॉयल इंसान को इंस्टेंटली +5 स्ट्रेंथ, +5 एजिलिटी, +5 कॉन्स्टिट्यूशन और +5 स्पिरिट के मैसिव पैसिव बफ्स मिलेंगे। मेरा दिमाग इस पावर स्केल को देखकर पूरी तरह ब्लास्ट हो गया था। ये एक प्योर ओवरपावर्ड गॉड लेवल जोन बफ था जो हमारी आर्मी को इनविंसिबल बना देगा। चीफ यू मेरी बातों का मतलब ठीक से समझ नहीं पाई और उसने मुझे एक कंफ्यूज्ड लुक दी। मैंने उसकी तरफ देखा और एक बैड एस स्माइल के साथ कहा कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरी ट्राइब अब एक अलग हायर लेवल पर इवॉल्व हो रही है। हमारी टेरिटरी और स्ट्रेंथ इनफाइनाइटली एक्सपैंड होती रहेगी। मुझे पता है कि आगे और भी बहुत से अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस आएंगे और पावरफुल प्रिमिटिव बीस्ट्स और ट्राइब्स मिलेंगे, पर हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। 1 महीना बीत चुका था और सर्दियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। बर्फ पिघल रही थी और हर तरफ हरियाली छाने लगी थी। चीफ यू मेरे साथ मेरी सवारी मेरे सेबरटूथ टाइगर पर बैठी थी। हम अपने डाहुआंग ट्राइब के इलाके का मुआयना कर रहे थे। चीफ यू ने बहुत ही इज्जत और हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि लुयाओ, मैं सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। उसने मुझे बताया कि जैसे जैसे सर्दियां जा रही हैं, जंगली जानवर भी बढ़ रहे हैं, पर मेरी बनाई हुई उन मजबूत लकड़ी की दीवारों ने न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि उन खूंखार जंगली जानवरों को भी हमारे बेस से दूर रखा हुआ है। उसने आगे कहा कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी, हमारे सामने खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी, पर मेरे हंटिंग स्क्वाड बनाने के आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि यह हंटिंग स्क्वाड सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं है। ये स्क्वाड असल में हमारे लोगों की आर्चरी स्किल्स को तेज करने और हंटिंग स्वॉर्डमैनशिप को तेज करने के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट तरीका है। मेरा अल्टीमेट गोल कुछ और ही था। मैं इस प्रिमिटिव दुनिया के लोगों को ट्रेन करके एक प्रोफेशनल आर्मी बनाना चाहता था जो किसी भी खतरे का डट कर सामना कर सके। तभी सामने से कुछ साथी भागते हुए हमारी तरफ आए। उसने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा कि चीफ, लुयाओ बॉस, आगे कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपने टाइगर को रोका और पूछा कि क्या कोई बहुत बड़ा शिकार है। उसने हाफते हुए बताया कि हमने किसी दूसरे ट्राइब के 2 स्काउट्स को पकड़ा है। मैं तभी निकल पड़ा। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इस इलाके में अभी भी कोई और ट्राइब बची हुई है। खतरे सच में कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। मूहोंग ने गुस्से में बताया कि बॉस, ये दोनों किसी दूसरे कबीले के स्काउट्स हैं और जैसे ही हमारी हंटिंग टीम ने इन्हें देखा, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे हमारे लोगों पर अपने थ्रोइंग स्पीयर्स से जानलेवा हमला कर दिया था। पर किस्मत अच्छी थी कि हमारे आदमियों के पास बॉस के बनाए हुए डेडली बोस थे, जिनकी वजह से उन्होंने दूर से ही इन दोनों को ईजिली ओवरपावर कर लिया और जिंदा पकड़कर ले आए। मूहोंग ने परेशानी से कहा कि उसने इन दोनों से बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, पर ये दोनों लिटरली
कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैंने उन दोनों कैदियों की तरफ देखा। मैंने बहुत ही सख्त आवाज में उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ से आए हैं और अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो मैं उन्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा। उनके चेहरों पर लाल रंग का कोई अजीब सा पेंट लगा हुआ था और उनकी आंखों में खौफ की जगह एक बहुत ही अजीब सा एरोगेंस था। उनमें से एक आदमी ने कहा कि क्या मैं इस बस्ती का लीडर हूं। उसने बहुत ही घमंड से डिक्लेयर किया कि हम लोग मैमथ ट्राइब के वॉरियर्स हैं और कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। मैमथ ट्राइब का नाम सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने नोटिस किया कि वो दोनों आदमी मेरे इतने बड़े सेबर टूथ टाइगर को देखकर भी बिल्कुल नहीं डरे थे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि मैं एक टाइगर पर बैठकर खुद को बहुत बड़ा बॉस समझ रहा हूं, पर यह टाइगर उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उनकी मैमथ ट्राइब इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो लोग लिटरली विशाल मैमथ्स को भी टेम करके उन पर सवारी करते हैं। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें वापस नहीं जाने दिया तो उनके चीफ को पता चल जाएगा और फिर हमारी पूरी बस्ती को कुचलकर रख दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सीरियसली माइंड ब्लोइंग थी। ये मैमथ ट्राइब हमारे पिछले सारे दुश्मनों से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा खतरनाक लेवल की लग रही थी। इस प्रिमिटिव एला में ऐसे एडवांस्ड और पावरफुल कबीले का होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मैंने तुरंत मू होंग को ऑर्डर दिया कि इन दोनों को खींचकर अंदर ले जाओ और मजबूती से बांधकर बंद कर दो। चीफ यू मेरे पास आई और उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। उसने घबराते हुए पूछा कि लू याओ, अब हम क्या करेंगे? उसने कहा कि अगर वो स्काउट्स वापस नहीं गए तो उनकी ट्राइब उन्हें ढूंढते हुए डेफिनेटली हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। चीफ यू की टेंशन बिल्कुल वैलिड थी। मू होंग ने कहा कि अगर वो लोग सच में विशाल मैमथ्स पर बैठकर लड़ाई करते हैं तो हमारी ये लकड़ी की दीवार उनके सामने कागज की तरह टूट जाएगी। मैंने उन दोनों को शांत किया और कहा कि भले ही उनके पास मैमथ्स हों, पर मेरे पास मेरा सेबर टूथ टाइगर है और मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिर्फ एक टाइगर था। अगर मुझे उस मैमथ ट्राइब को पूरी तरह से हराना था तो मुझे अपनी आर्मी के लिए माउंट्स चाहिए थे। तभी मेरी नजर दूर जंगल के किनारे घास चरते हुए कुछ जानवरों पर गई। वो जानवर देखने में बिल्कुल वाइल्ड हॉर्सेस जैसे लग रहे थे, पर उनके शरीर पर टाइगर जैसी स्ट्राइप्स बनी हुई थी। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई बॉस। मुझे मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिल गया था। मैंने उन दोनों को इशारा करते हुए कहा कि हमें मैमथ से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है स्पीड। अगर हमारे वॉरियर्स इन वाइल्ड हॉर्सेस पर बैठकर लड़ना सीख जाएं तो हम स्पीड में उन भारी भरकम मैमथ्स को इजीली बीट कर देंगे। हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री गवाह है कि घोड़े हमेशा से इंसानों के सबसे बेहतरीन और लॉयल साथी रहे हैं। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दिया कि उन सभी वाइल्ड हॉर्सेस को कैप्चर करके बस्ती में लाया जाए और आज से ही हमारे सारे आदमी हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उस तरफ मैमथ ट्राइब के बेस में एक बहुत ही विशाल और खूंखार दिखने वाला आदमी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर भी वही लाल पेंट था। वो उनका लीडर था। उसके आदमियों ने उसे आकर रिपोर्ट दी कि उनके 2 स्काउट्स मिसिंग हैं और वापस नहीं आए हैं। उस लीडर ने गुस्से में ऑर्डर दिया कि एक मैमथ तैयार करो और जाकर पता लगाओ कि आखिर उन दोनों स्काउट्स के साथ क्या हुआ है। इधर हमारी बस्ती में मैंने सारे फिजिकली स्ट्रांग आदमियों को एक एक वाइल्ड हॉर्स दे दिया था, पर राइडिंग सीखना इतना ईजी नहीं था। वो बेचारे प्रिमिटिव लोग बार बार घोड़ों से जमीन पर गिर रहे थे। मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी मैंने मू होंग से पूछा कि तुम्हारी आर्चरी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मू होंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि बॉस, प्रॉब्लम आर्चरी की नहीं है। वो जब भी तीर चलाने के लिए बो स्ट्रिंग को पूरी ताकत से खींचता है तो उसकी रॉ स्ट्रेंथ की वजह से पूरी की पूरी लकड़ी की बो ही बीच से टूट जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा इशू था। मैंने मू होंग को अपने साथ चलने को कहा। हम बस्ती के उस हिस्से में गए जहां शिकार किए हुए जानवरों का गोश्त रखा जाता था। मैंने वहां से एक मरे हुए जानवर की लंबी सी मोटी नस को उठाया। मैंने मू होंग को एक्सप्लेन किया कि हम जो बोझ जंगली बेलों से बना रहे थे उनकी टेंशन और स्ट्रेंथ बहुत कम थी, पर अगर हम इन जानवरों की मजबूत नसों का इस्तेमाल करके बो स्ट्रिंग बनाएं तो वो इजीली किसी भी स्ट्रांग वॉरियर की ताकत को बर्दाश्त कर लेगी और कभी नहीं टूटेगी। मैंने मू होंग को तुरंत बस्ती की कुछ औरतों को बुलाने को कहा जो हाथ के काम में एक्सपर्ट थी, क्योंकि उनका अगला काम था स्ट्रांग बो बनाना। तभी बस्ती के बाहर से शुए क्यू चीखता हुआ भाग कर आया। उसने हाफते हुए कहा कि बॉस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैमथ ट्राइब के लोग हमारी बस्ती की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ सच में एक बहुत बड़ा मैमथ है। मैं तो लिटरली इसी मौके का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने नए अपग्रेडेड बोस का लाइव टेस्ट कर सकूं। मैंने तुरंत अपनी बो उठाई और अपने आदमियों के साथ बस्ती के बाहर उस खुले मैदान में पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर सच में किसी के भी पसीने छूट जाते। एक बहुत ही विशाल और डरावना मैमथ जमीन को हिलाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके ऊपर मैमथ ट्राइब के कुछ वॉरियर्स बैठे हुए थे। उन दुश्मनों ने हमें देखते ही चिल्ला
चिल्लाकर पूछा कि क्या हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनके स्काउट्स को मारा है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर कहा कि हाँ, वो हमने ही किया है और अब हम तुम बेवकूफों को भी यही मिट्टी में मिलाने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर वो दुश्मन गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और वो अपने उस जायंट मैमथ से हम सबको कुचल कर रख देंगे। वो मैमथ सच में किसी चलते फिरते पहाड़ जैसा लग रहा था। जब वो हमारी तरफ दौड़ा तो जमीन इतनी जोर से कांप रही थी कि मेरे आदमियों के चेहरे पर खौफ आ गया था। एक आदमी ने डर कर कहा कि बॉस, ये जानवर बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे रोकेंगे। मैंने एक काम स्माइल के साथ कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैंने अपनी नई अपग्रेडेड बो को उठाया और उस पर एक तीर चढ़ाया। मेरे बाकी आदमियों ने भी अपनी बोझ तैयार कर ली। मैंने सिस्टम इंटरफेस में चेक किया तो मेरी एजिलिटी और स्ट्रेंथ पूरी तरह से बफ्ड थी। जैसे ही वो मैमथ हमारी रेंज में आया, मैंने जोर से ऑर्डर दिया और हम सब ने एक साथ अपने तीरों की बारिश कर दी। वो तीर इतनी ज्यादा इंसेन स्पीड और डेडली फोर्स के साथ निकले कि उन्होंने हवा को चीरते हुए सीधा उस मैमथ के शरीर और उसकी आंखों में गहराई तक एंट्री कर ली। वो विशाल जानवर दर्द से भयंकर आवाज में चिंघाड़ा और अगले ही पल वो पहाड़ जैसा मैमथ एक बहुत बड़े धमाके के साथ जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसके ऊपर बैठे दुश्मन भी बुरी तरह से कुचले गए। ये सीन देखकर मेरे आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरे नए बोझ की पावर का अल्टीमेट प्रूफ था। तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम का ग्लोइंग पैनल फ्लैश हुआ। सिस्टम ने मुझे एक शानदार नोटिफिकेशन दिया कि मैंने सक्सेसफुली एक अपग्रेडेड बो का यूज करके एक मैमथ को हंट किया है और इस अचीवमेंट के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का मैसिव रिवॉर्ड दिया। मैं अंदर से खुशी के मारे उछल रहा था। ये तो बस एक ट्रेलर था। मुझे पता था कि अगली बार मैमथ ट्राइब पूरी आर्मी के साथ आएगी और तब लड़ाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगी। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस मरे हुए मैमथ का गोश्त और उसकी नुकीली भारी हड्डियां निकालकर बस्ती में ले चलो। ये हड्डियां हमारे वेपन्स को और भी ज्यादा डेडली बनाने के काम आएंगी। प्रॉब्लम ये थी कि मैमथ का गोश्त इतना ज्यादा भारी और ह्यूज था कि उसे उठाकर ले जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मेरे आदमी परेशान थे कि इसे कैसे कैरी करें। मेरे मॉडर्न दिमाग ने तुरंत इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने अपने आदमियों से कुछ लकड़ियां कटवाईं और सिस्टम की क्राफ्टिंग नॉलेज का यूज करके मैंने उस प्रिमिटिव दुनिया की सबसे पहली सिंपल वुडन कार्ट बना दिया। जैसे ही वो कार्ट तैयार हुई, सिस्टम ने फिर से फ्लैश होकर मुझे एक नई इन्वेंशन के लिए 5 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए। मैं तो लिटरली पॉइंट्स की बारिश में नहा रहा था। जब हम वो भारी मैमथ का गोश्त कार्ट पर रखकर बस्ती में लाए तो सारे लोग खुशी से पागल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके लिए एक मैमथ को मारकर खाना किसी बहुत बड़े चमत्कार और फख्र की बात थी। रात को बस्ती